Good morning to Jiyo पाकिस्तान with हुमायूं अब्दुल्ला। क्या हाल है आप लोगों का? ब्रांड न्यू वीक और बहुत सी खबरें हैं, बहुत सी बातें हैं। एक तो मैच अच्छा ही चला हमारा, हम जीत गए भाई। हाँ, चला भी कम और जितना चला वो हमारे लिए तो अच्छा ही रहा। मतलब बड़े हस्बे जायका जो होता है ना, बस इतना ही चाहिए था। वरना आपको पता है टेस्ट बड़ा लंबा हो जाता है, और खासतौर पे जिस टेस्ट के बाद हम जीते भी ना, तो दिस वाज ओके, नाइस शॉट एंड वी वन। स्वीट विक्ट्री वी कैन से। दूसरा उधर ये सूरत हाल है अमेरिका में कि आज व्हाइट हाउस में बाकायदा तौर पर नए मकीन आ जाएंगे। जी बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप और उनके अहल खाना दोबारा से एक मरतबा व्हाइट हाउस को अपना मस्कन बनाएंगे। तैयारियां मुकम्मल हैं, बहुत से लोग मदऊ हैं, बहुत से मेन्यूज का जिक्र हो रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है जी, फायरवर्क्स होने भी हो सकते हैं और फिश तो होगी ही। मतलब ऑब्वियसली एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रैंड किस्म की उनकी एक इनॉग्रल होगा, और साथ ही इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, चूंकि बहुत शदीद किस्म की एक अनएक्सपेक्टेड ठंड है उधर, तो वो सब कुछ होगा इंडोर। बड़ा आपने सही बात की है कि वो इंडोर होगा। -7 एक्सपेक्टेड है, इसलिए इंडोर हो रहा है ये सारा कुछ। अच्छा, इससे ज्यादा ही होगा माइनस में, क्योंकि इतना तो होता ही है उधर, -2-3 तो चल ही रहा होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह प्रेसिडेंशियल इनॉग्रल्स हुए भी हैं। लेकिन इस बार कुछ स्टॉर्म, कुछ इस किस्म की भी एक्सपेक्टेड है कि मौसम जो है बहुत बदल सकता है। -7 ही बताया जा रहा था। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने ऑल्दो ओहदा संभालने से पहले ही अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी है। ये जरा क्रिप्टो समझने वाले हमें बताएं कि इसका क्या मकसद है, इसका क्या फ्यूचर है। और अभी तो आप इससे कुछ नहीं खरीद सकते, लेकिन उनके जो चाहने वाले हैं। हाँ, लेकिन आपको बता दें कि ट्रंप की इस करेंसी से कुछ भी खरीदा नहीं जा सकता, कहा यही जा रहा है, तो इससे खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन ऑब्वियसली जो उनके फैंस हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने धड़ाधड़ ये करेंसी जो है वो खरीदना शुरू कर दी है, जिसके बाद इस करेंसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो $5.5 अरब तक पहुंच गई है। अंदाजा करें। तो ट्रंप ने जी कहा है कि ये उनकी जानिब से एक ऑफिशियल मीम है। What does that mean even? I don't know. ये हमें पता करना पड़ेगा। वाज़े है एक्चुअली, अभी नहीं वाज़े कि इस मंसूबे से वो कितनी रकम इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर कोई भी फॉर दैट मैटर जो खरीद रहे हैं, या कितना सीरियस है इसको आगे लेकर। लेकिन ट्रंप एक कामयाब कारोबारी शख्सियत हैं, आपको पता ही है। सो वो कुछ भी करते हैं बिना सोचे समझे तो कर नहीं रहे होंगे, और उनके जो कारोबारी गेंस हैं, जो कारोबारी मफाद हैं, वो हमेशा उनके जहन में रहते हैं, और मे बी इट इज़ वन ऑफ दोस टैक्टिक्स। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ ही जाएंगी इवेंचुअली कि व्हाट ही मेंट बाय दिस। अच्छा, उधर आज गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी इफ्तिताह हो रहा है, आपको पता है। तो बीच में अफवाहें थी कि भाई ज़रा डिले हो रहा है मामला, लेकिन डिले नहीं हो रहा है। गवादर हैज़ गॉट इट्स ओन ब्यूटिफुल बिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इट विल बी इनॉग्रेटेड टुडे, और कराची से जो फ्लाइट जाएगी उसे वो वाटर गन सैल्यूट दिया जाएगा। उस बारे में भी we'll keep you posted. We should have been on that flight, you know. ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सीन हो जाता, और we could have covered it. खैर anyway नहीं हुआ, तो हम तो इधर ही बैठे हुए हैं। आए अब मैच की बातें करते हैं। और जी, मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू जो है वो बिल्कुल चला, और खूब चला। वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स घूमती गेंदों को समझने में बिल्कुल मुकम्मल नाकाम रहे, और हमें भी वैसे बहुत समझ नहीं आई, लेकिन even then बट देखिए, हमें ये होता है कि एंड में हम जीत जाएं। जो भी करना है करो, घुमाओ गेंदों को, स्पिन करो, व्हाटएवर यू वांट टू डू। वही नाकाम रहे, उन्हें समझना है। हम तो हुए स्पिन गेंदों के मतलब समझने। अच्छा चलें, ठीक है, फिर आप अच्छा नहीं, स्पिन विकेट बनाने की हिकमत अमली ऑल्दो पाकिस्तान के लिए कामयाब रही है। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 127 रन से जीत हासिल की है, और सीरीज में भी 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली है। साजिद खान, नुमान अली और अबरार अहमद ने टेस्ट मैच 3 दिन भी ना चलने दिया। 251 रन्स के ताकुब में मेहमान टीम को 123 रन्स पर ही ढेर कर दिया, ऑल आउट कर दिया। अगरचे ये पाकिस्तान की शानदार जीत है, लेकिन एक बार फिर इस जीत का सेहरा जो है वो बॉलर्स के सर ही रहा है। पाकिस्तानी बैटर्स लंबी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे वंस अगेन। खासतौर पर साफ नजर आया कि पाकिस्तानी बैटर्स को भी मेहमान टीम के स्पिनर्स का सामना करने में शदीद मुश्किलात पेश आई। तो इट वाज द डे फॉर द स्पिनर्स फ्रॉम बोथ साइड्स बेसिकली। कप्तान शान मसूद इस पर ज्यादा परेशान नहीं है। खामियां हार्टमैन में होती हैं, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। सबसे मुश्किल अगर कोई शोबा था इस विकेट पे, वो बैटिंग थी, और मे बी फास्ट बॉलिंग जो इतनी कंड्यूसिव उसके लिए कंडीशंस नहीं थी। तो हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी की हैं जो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। सऊद और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी फर्स्ट इनिंग्स में 141 रन्स की,
टीमों ने 141 रन्स नहीं किए। जी जो गलती है वो ये है कि जब इतनी बड़ी पार्टनरशिप होती है तो उसके अराउंड छोटी छोटी और पार्टनरशिप्स, क्योंकि परफॉर्मेंस सिर्फ 100 रन्स नहीं है, परफॉर्मेंस 150 रन्स नहीं है, कभी कभार परफॉर्मेंस कुछ कंडीशंस में 20 रन्स, 15 रन्स, 10 रन्स एक्स्ट्रा, ये चीज़ें मैटर करती हैं। और जो हमारे कोलैप्सेस हुए जैसे आज सेकंड इनिंग्स में हो वो ज़रूर करती है। चलिए शान मसूद जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन बात तो ऑब्वियसली परेशानी की है और अभी तो बैटर्स को होम ग्राउंड का फायदा मिला है, तो लिहाजा हम इधर हैं, लेकिन हर जगह का एब्सोल्युटली बिल्कुल इस किस्म की कंडीशंस नहीं होती। जीत के बावजूद पाकिस्तान को बैटिंग लाइन की खामियों को हर सूरत दूर करना होगा। मतलब जीत गए हैं और बड़ी अच्छी बात है और इट्स अ गुड पोजीशन कि आप जीत भी गए हैं, लेकिन अब देखें कि व्हाट कुड हैव बीन डन बेटर। और खास तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है, जहां दुनिया का टॉप बॉलिंग अटैक होगा हमारे सामने, हमारे सर पर। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड वाले ही नहीं होंगे, सिर्फ श्रीलंका भी होगा, बांग्लादेश भी होगा, इंडिया भी होगा। और उसके बाद ना फिर इंडिया तो हमारी कंडीशंस में भी नहीं होगा। अफगानिस्तान भी आलमी शोहरत याफ्ता स्पिनर्स रखता है। सो साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप अभी प्रॉब्ली इस पोजीशन में नहीं तो है। यही तो सारी बात है, जस्ट द फैक्ट दैट हमारा होम ग्राउंड होगा और उसका एडवांटेज होगा, लेकिन लेट्स नॉट सिट ऑन इट, क्योंकि अभी जो अटैक आ रहा है ऑब्वियसली वो भी तो जीतने ही आ रहे हैं, तो आप वी हैव टू बी बेटर देन दिस, यू नो, विद against one of the most strongest teams of the world, India, हमारा होम ग्राउंड नहीं होगा। हाँ, वो नहीं तो होम पे ही नहीं होंगे, आपको पता है ना, वो तो कहीं और ही हो रहा होगा। राशिद लतीफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक कप्तान हैं। बहुत शुक्र राशिद भाई। राशिद भाई, ठीक है, हम जीत गए, जीत होती है, उस पर हम मुबारकबाद देंगे, पीसीबी को भी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी, शान को भी, लेकिन व्हाट इज योर टेक फ्रॉम दिस विक्ट्री? जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपने दिखाई, उसमें ऐसा लग रहा है कि हमने मिस कर दिया, WTC के फाइनल खेलने से मिस कर दिया। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हर कप्तान को होना चाहिए। जीत तो होनी चाहिए, जब आप होम खेल रहे हो तो हार बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए जीतना जरूरी है। जैसे भी जीतने हमने टर्निंग ट्रैक्स बनाए हैं और उसके ऊपर जीत रहे हैं। 3 मैचेस हो गए जिसमें नोमान और साजिद नुमाया रहे। बैटिंग कंसर्न रहा है हमारा, और इस WTC के भी पूरे हम अगर प्रोफाइल देखते हैं, सारे बैटर्स की देखते हैं, तो वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर हम देखें, बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की, स्पिनर पे स्पेशली। स्पिनर्स पे आपको महारत हासिल होनी चाहिए। ठीक है, हमारी अपनी पिचेज हैं। सऊद शकील नुमाया रहे हमारी तरफ से, शान मसूद भी एवरेज रही उनकी, रिजवान और सलमान अली आगा अच्छे रहे। सबसे ज्यादा कंसर्न जो रहा है हमारा थ्रू आउट द ईयर, वो बाबर आजम कर रहा है। पूरे 11 मैचेस में उन्होंने 507 रन बनाए, 24 की एवरेज से। इनकी जगह कामरान गुलाम को लेके आया गया था, पहले मैच में 100 किया उन्होंने, फिर 50 किए, लेकिन कामरान गुलाम भी 30 की एवरेज पे अभी खड़े हुए हैं। तो आपके 2 मेन बैट्समैन जो नंबर 4, नंबर 3, नंबर 4 पे खेल रहे हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। अगले मैचेस में या एक ही टेस्ट मैच रह गया, उसके बाद तो 10 माह के बाद टेस्ट मैचेस हैं। तो साथ साथ ये है कि हम तो बाहर हो चुके हैं, हम 8वें 9वें नंबर की टीम इस वक्त हैं, वेस्ट इंडीज 8वें या 7वें पे, इस तरह से हम लोग खेल रहे हैं। अगला मैच भी हमें जीतना चाहिए, लेकिन मोस्ट कंसर्न जो है अभी आगे जाके हमें चैंपियंस ट्रॉफी की टीम तो अनाउंस कर देनी चाहिए। वो भी हमें एक प्रॉब्लम हुई है कि वो टीम अनाउंस नहीं की अभी तक। क्या वजह है, आपको क्या लगता है, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हैरत है तमाम इंडिया को। चलो प्रॉब्लम थी, उनकी इंटरनल प्रोसेस खराब चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी, उन्होंने सबसे लास्ट में की है। हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारे तो खेलते हुए आ रहे सारे, ऑस्ट्रेलिया से लेके अब तक हम तो बेतहाशा हो गए। नहीं तो वैसे राशिद भाई, कौन हो कौन ना हो, और फिर ये एक इंप्रेशन भी बुरा ही पड़ता है कि हम क्या बाकियों को जज कर रहे हैं, देख रहे हैं बाकी टीमें अनाउंस कर दें, उसके बाद फिर हम अपना बताएंगे, या फिर हमारा अपना कोई इशू चल रहा है? नहीं, इशू कोई भी नहीं होगा, बस देख रहे, परफॉर्मेंस देख रहे होंगे, किसी की फिटनेस देख रहे होंगे। कुछ ILT20 खेलने गए हुए, कुछ कहीं पे खेल रहे हैं, कुछ टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, फिटनेस लेवल चेक कर रहे होंगे, फखर जमान कंसर्न होंगे, साइम अय्यूब कंसर्न होंगे। तो कुछ चीजें हैं अभी। अगर ये लोग नहीं होते फिर शान मसूद के ऊपर नजरें होंगी इन लोगों की। तो यही डिस्कशन में आ रहा होगा कि हमारे ओपनर्स कौन होंगे। तो क्या नजरें इमाम पे भी होंगी, क्योंकि हुरैरा की परफॉर्मेंस एक तो बता दें आपको कैसी लगी उनकी जगह? हुरैरा पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, हम इतना तो देंगे कि वो 2 साल से 3 साल से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, तो अभी यंग प्लेयर है, तो एक चांस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते। हमें लॉन्ग 5-6 टेस्ट मैच देने चाहिए किसी भी प्लेयर को। जब आप लेके आते हैं 3 साल के फर्स्ट क्लास के बाद,
तो आप 1 या 2 मैचेस पे डिसाइड नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ओरेरा पे कायम रहना चाहिए। बिल्कुल, ओरेरा को टाइम देना चाहिए, आइडियली देना चाहिए, इन एनी केस देना चाहिए। बट ओवरऑल आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका स्टाइल ऑफ बैटिंग, एक फर्स्ट मैच का प्रेशर भी होता है। मुश्किल हो जाती है तो टर्निंग ट्रैक पे असल में हमारे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली जाती है वो थोड़ी सी ग्रासी पिच पे खेली जाती है। उस पे आप यूज टू होते हैं खेलने के लिए, लोकल पाकिस्तान के अंदर, बाहर तो इतना नहीं होते। तो वो आप एक तरह से आप बन चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पे टर्निंग ट्रैक जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे पुराने जो 60 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं उनको इश्यूज आ रहे हैं, तो ओरेरा अभी नए प्लेयर है इसलिए स्पिनर्स पे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रहा है। लेकिन ठीक है, अभी नए प्लेयर हैं तो मौका तो मिलना चाहिए। अच्छा राशिद भाई, जी राशिद भाई, हमने देखा है कि हम चाहते तो थे ऑब्वियसली कि होम ग्राउंड है हमारा, हम ही को फेवर करे, लेकिन वो तो उनको भी फेवर कर गया। मतलब एंटायर थिंग वो तो स्पिनर्स को फेवर कर गई। हमारे भी उनके स्पिनर्स से के सामने ना चल सके रादर, और हमने तो उनको उड़ाया। स्पिनर्स पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे जो अच्छे टॉप बैटर्स हैं जिनको हम समझते हैं कि वो स्पिनर्स पे बहुत ही अच्छा खेलते हैं, लेकिन बैरिकॉन ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, बहुत ही उम्दा बॉलिंग की, अंडरकट बॉलिंग की उन्होंने, और सही जगह पे उन्होंने वेरिएशन के साथ बॉलिंग की। हम लोग डिफेंस बहुत अच्छा नहीं है, तगड़ा नहीं है। दिफा जो होता है हमारे बैटिंग का, हम हर बॉल को T20 वनडे की तरह अटैक करने जाते हैं। जब नहीं होता फिर रिवर्स स्वीप हम मारना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल से अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। आपको टेस्ट क्रिकेट है, स्टे करना पड़ेगा। वर्ल्ड ओवर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, 3 से 3.5 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हो रहे हैं। वजह यही है कि आपकी या पूरी दुनिया में डिफेंस जो है तगड़ा नहीं है, किसी के बहुत कम प्लेयर्स का है। 5वें दिन 4थे दिन टेस्ट मैचेस नहीं जा रहे, तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी टर्न मिलती है दोनों टीमें ढेर हो गई। ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। और यही मैं आपसे बात करना चाह रहा था, ये जो फॉर्मूला हमने नया निकाला है, नया क्या निकाला है, इसमें हम लग गए हैं और पूरी टीम इसी में लगी हुई है। मतलब दुनिया की और टीम हो जिसमें स्पिन खेलने वाले मौजूद हों, और हम जितना खेल पा रहे हैं वो तो आपके सामने ही है। ये कारगर भी है, मतलब ठीक है, जीत होती है, हम जीत गए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ है, कुछ किरकिरापन है इसमें। ये नेगेटिव उसके अंदर जाता है। ठीक है, हम जीत गए, लेकिन हम किस लिए जीत रहे हैं? हम वर्ल्ड टी मतलब इंग्लैंड के खिलाफ हम सोच सकते हैं कि यार ठीक बना लिया, हम लोग बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर थे। हमने बांग्लादेश के खिलाफ गलती की थी, वहां पे हम थोड़ा सा ये नहीं टर्निंग नहीं बनाते, थोड़ा सा अच्छी पिच बनाते तो हम जीत सकते थे। तो वो 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान को जीतने चाहिए थे। इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच हम जीते, तो हम मेन तो आपका कंसर्न होता है कि फाइनल में पहुंचना। उस वक्त पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में था, वो मैचेस हार के तो पाकिस्तान पीछे चला गया। ऐसी पिच बनाना इस मौके पे मुनासिब नहीं था, लेकिन फिर भी पीसीबी चाहता है, मैनेजमेंट चाहती है, जो भी अभी चला रहे हैं कि जीतना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप मैच हारते हैं तो आपकी मैनेजमेंट चेंज हो जाती है। लोग बातें हम लोग ही शुरू हो जाते हैं, मैं और सिक्कू भाई कहाँ छोड़ते हैं, हम ही शुरू हो जाते हैं, इसको होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। तो मीडिया का असर तो पड़ता है, और जियो पे जब बात होती है असर तो पड़ता ही है। That's right. अच्छा राशिद भाई, ये भी बताएं कि अब अगला टेस्ट भी है और ऑब्वियसली चाहेंगे कि हम वो भी जीतें, लेकिन ऑब्वियसली हर जीत का कुछ ना कुछ मकसद तो होता है, लेकिन शुडंट वी ट्राई आउट आवर पेसर्स एज वेल? मतलब पिच भी ऐसी बनाई जाए जहां हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो भी जरा ट्राई आउट हो जाएं। इनकी मेरे नहीं ख्याल ये करेंगे ऐसा। जो माइंडसेट लग रहा है स्पिनर्स पे बॉलिंग करने का, स्पिनर्स के खेलने का, और फिर शाहीन अफरीदी भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब्बास की पेस वैसी नजर नहीं आ रही, मीर हमजा की भी पेस वैसी नजर नहीं आ रही। हम तो पेस में बहुत पीछे जाते चले जा रहे हैं। लास्ट 2 इयर्स के बाद से पहले देखें, वर्ल्ड कप 2022 लास्ट का जो हमें मजा आया था, जो हम ऑस्ट्रेलिया में फाइनल खेले थे अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें शाहीन अफरीदी अनफिट हो गए थे अनफॉर्चुनेटली। तो हमें अपने प्लेयर्स फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। एक जमाना था पाकिस्तान राज करता था फास्ट बॉलिंग में पूरी वर्ल्ड क्रिकेट के। एंड अभी वेरी रिसेंटली हम ये देखते थे, पर्टिकुलरली हमारी जो PSL प्रोडक्ट है जिससे हमें बड़ा प्यार है, और वन थिंग दैट वी लव्ड एंड लव अबाउट PSL के नया टैलेंट हमें मिलता है वहाँ से। और बड़े बड़े बॉलर्स जो आज खिलाड़ी हैं, हमारे स्टार्स हैं, PSL की प्रोडक्ट उन्हें कहा जा सकता है। अब जो बैलेटिंग हुई और सारे नाम सामने आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस मर्तबा भी वी वुड फाइंड सम ग्रेट टैलेंट फ्रॉम PSL, फ्रॉम एनी टीम? जी, PSL भी डोमेस्टिक है हमारा, और वैसे जो डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास होती है वो भी है। दोनों में बड़ा फर्क है। एक तो हम टीवी पे देख सकते हैं, अपने स्टार्स को देख सकते हैं, और दूसरा 6 से 7
इंटरनेशनल स्टार्स होते हैं पीएसएल में, जहाँ पे यंग प्लेयर को सीखने का मौका मिलता है। जब हम फर्स्ट क्लास की बात करते हैं तो वहाँ पे 1 से 2 अच्छे बॉलर होते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ हमें तगड़ी बॉलिंग मिलती है। कोई अगर आंद्रेस नोकिया खेल रहा है, महाराज खेल रहा है आपके अगेंस्ट पीएसएल में, तो फिर आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। बहुत सारे जो हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं वो पीएसएल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, जो कि डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उसकी बिना पे हम पाकिस्तान टीम में लेके आ जाते हैं बगैर कुछ सोचे समझे। जब वो पीएसएल में फ्लॉप होता है तो हम सोचते हैं यार कि क्यों फ्लॉप हो गया। मतलब ये कि वहां पे क्वालिटी ऑफ बॉलिंग तगड़ी है या बैटिंग बहुत अच्छी है, तो ये देखना चाहिए। पीएसएल में बड़ा फर्क पड़ जाता है, लेकिन पाथवे हमारा पीसीबी का है, अंडर 19 है, शाहीन है, पाकिस्तान ए है, डोमेस्टिक है, हमारा पाथवे वही है। हमें पीएसएल से ये नहीं करना चाहिए पीएसएल से पाकिस्तान टीम बनने लगे, नहीं, वो गलत हो जाता है। कभी कभार अब T20 से हम इंटरनेशनल में टेस्ट क्रिकेट में लेके आ जाते हैं। शादाब खान की मिसाल सामने है, T20 से हम उनको टेस्ट मैच में ले आए थे। हम फहीम अशरफ की मिसाल ले सकते हैं, T20 से हम टेस्ट में ले आए थे, जो कि ठीक था, लेकिन वो फ्लॉप हो गए। बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट से T20 में जा रहे हैं। अपना फॉर्मेट चूज करना चाहिए, वो काम है हमारे हेड कोच का, आकिब जावेद का, टीम मैनेजमेंट का, कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट में खेलेगा। और पीएसएल ठीक है, एक जरिया जरूर है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई। बहुत शुक्रिया राशिद भाई। अच्छा जी, एक और पर्सपेक्टिव हमने ज़रूर लेना है, आपको पता है, बिकॉज ऑब्वियसली एक और टेस्ट भी हमारा रह गया है अभी। तो बात करेंगे जी टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद से। अहमद, क्या हाल है आपका? बड़ा फायरी पर्सपेक्टिव होता है अहमद का। हाँ, अच्छा ये बताएं अहमद के पाकिस्तान ने ऑब्वियसली देखा ही है आपने कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहला मैच जो है वो बड़े मार्जिन से और बड़ी आसानी से भी जीत लिया। तो ये तो मानना पड़ेगा कि स्पिन ट्रैक वाली जो पॉलिसी बनाई थी ना, वो बड़ी काम कर गई। तो आपको भी लग रहा है कि दिस इज व्हाट वर्कड इन आवर फेवर? देखिए कि हमारी टीम के वो हालात हैं, हम 8वें नंबर की टीम है, ठीक है, और ये टीम यहाँ तक इसी वजह से आई है कि हमारे पास उस तरह के ना तो रिसोर्सेज टीम के अंदर मौजूद है, फास्ट बॉलर्स ले लीजिए, आप बैटर्स ले लीजिए स्किल्स वाले, और ना ही हमारे पास जो है ना वो ब्रेन्स 4-डे क्रिकेट या टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर मौजूद है कि जिनको पता है बहुत तरीके से कि टेस्ट क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। तो ये चीजें मद्देनजर रखते हुए अगर हम होम के अंदर भी अपनी एडवांटेज की पिच नहीं बनाएंगे तो फिर तो वेस्ट इंडीज से भी हम हार जाएंगे, पर फिर हम ही बैठ के बोल रहे होंगे कि यार ये क्या किया है। माना कि बहुत ज्यादा गलतियां मौजूद है, बहुत कमियां मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, लेकिन जहां तक रही, देखिए 3.5 साल या पीछे 4 साल की जो क्रिकेट होती रही है वो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बनते रहे हैं। उसमें से वो भी आप लोग मैच हार जाते थे, लेकिन होता ये था कि आपके 1-2 प्लेयर्स अपना अपना 100 कर लेते थे और उसी को सोशल मीडिया पे ग्लोरीफाई करते रहते थे, और टीम का हाल ये कर दिया कि 8वें नंबर पे आ गई। एटलीस्ट अब ये तो है कि होम के अंदर आपको विनिंग मेथड तो मिल रहा है ना। अभी आपने इंग्लैंड को भी हराया, अब आप वेस्ट इंडीज को भी हरा रहे हैं, तो एक विनिंग मेथड का होना बहुत जरूरी है। अच्छा अहमद भाई, अब इन मैचेस में नजरें ज़ाहिर हैं बैटर्स पे भी थी जो वाइट बॉल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, करेंगे, लेकिन उनकी फॉर्म नहीं बहाल हो रही है। कोई नज़र आया आपको जो स्पिनर को खेल सके, या अभी मार्जिन देना चाहिए इस ट्रैक पे हमें? देखिए 2 डिफरेंट फॉर्मेट है, वो वाइट बॉल का फॉर्मेट होगा, वहां पे पिचेस डिफरेंट होंगी, ये पिच टोटली डिफरेंट है जी। आप ये क्वेश्चंस ये जरूर कर सकते हैं कि देखिए कि क्या हमारे बल्लेबाज बीइंग एन एशियन टीम उस पाए के हैं कि हम स्पिनर को खुद अच्छे तरीके से खेल पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कल को कोई टीम आती है, आप स्पिन ट्रैक दे देते हैं और उनके पास भी वेस्ट इंडीज जैसे नहीं अच्छे स्पिनर मौजूद होते हैं, तो क्या हमारे बल्लेबाज उनको टैकल कर पाएंगे? क्योंकि वेस्ट इंडीज की अगर आप स्पिन अटैक देखेंगे तो बहुत एक नॉर्मल सा स्पिन अटैक है, लेकिन उसके अगेंस्ट भी हमारे बल्लेबाजों की जो टेक्निक थी वो बुरी तरह एक्सपोज हुई है। एक पार्टनरशिप लगी है रिजवान और सऊद शकील की, जो पूरी गेम में आपको आगे लेके चलती रही, और फिर हुरैरा और जो है ना शान की छोटी सी पार्टनरशिप लगी। उसके अलावा जितनी भी विकेटें आप गिरते हुए देखेंगे तो वो बिल्कुल भी वैसे नहीं गिरी जिस तरह स्पिन के अगेंस्ट हमें खेलना चाहिए। हमारे जो सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने कुछ तरीकों से वो खेलते थे जिस तरीकों से बिल्कुल उनसे बरक्स चीजें हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, अब ऐसा तो नहीं है कि टर्निंग ट्रैक पे आपका जो बल्ला है वो पैडों के आगे आना चाहिए, लेकिन आपका बल्ला जो है साइड पे है और आप उस तरह आउट हो रहे हैं। नहीं, ये पिच की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है।
राइट अच्छा, अब अहमद ये भी बताएं कि पाकिस्तान को एक और मैच जो है वो ऑब्वियसली एक और टेस्ट रह गया है, तो सीरीज़ जीतने के लिए तो बज़ाहिर यही फार्मूला है जो लग रहा है कि ऐसी ही पिच दोबारा बना दें तो कमाल ही हो जाएगा, लेकिन आपके ख्याल में ये कमाल करना भी चाहिए? हाँ, यही होना चाहिए या फिर ट्रैक बदल कर ये हम राशिद भाई से भी पूछ रहे थे, कोई फास्ट बॉलर्स और बैटर्स को ट्राई कर लिया जाए? देखिए, आप पास में 4 सालों से फास्ट बॉलर और फ्लैट पिच, अब आपने फास्ट बॉलिंग पिच बनाई थी बांग्लादेश के खिलाफ, राणा अकेला उनका बॉलर था जो थोड़ा सा तेज बॉलिंग करता था, वो अकेला ही आपकी पूरी टीम को ढेर कर गया और आप मैच हार गए। सर, आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, आप बहुत पीछे चले गए एज अ नेशन, एज अ टेस्ट क्रिकेट नेशन भी। तो आपको पास इस टाइम पे एक ही रिसोर्स बचती है, वो ये है कि आपके पास इस तरह के स्पिनर्स हैं जो कि कुछ हद अरसे तक तो आपके बॉलिंग कोच ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्पिनर भी नहीं है, तो वही एक स्पिनर आपके पास एक ऑप्शन बचती है। अगर आप इससे कुछ भी हटके करेंगे, या मैच ड्रॉ हो जाएगा या तो आप दूसरी टीम को गेम के अंदर ले आएंगे। तो अगर नहीं तो फिलहाल तो यही करना होगा और अभी तो जीतना है। थैंक यू अहमद। यस, जीतना बड़ा ज़रूरी है, चाहे जो भी फॉर्मूला आजमाया जाए। अच्छा, वी हैव टू मूव ऑन क्योंकि बहुत सी बातें, आपको पता है ना, मंडे हो तो बहुत सी चीज़ें हुई होती हैं पैकअप, सो वी हैव टू टेल यू। जैसे कि जी कराची में गैस की नई लाइनें जो हैं वो शहरियों के लिए अजाब बन गई हैं और SSGC की जानिब से अक्सर इलाकों में खुदाई के बायस ट्रैफिक कारोबार शदीद मुतासर है, गली मोहल्लों में आमदोरफ्त भी मुश्किल हो गई है। और हर जगह तो खुदा हुआ है ना। मैं आपको पर्सनल जाती तजर्बे से बता रहा हूँ, मेरी अपनी गली बड़ी खूबसूरत, हम बड़ा खुश नए नए बनी और ये वो लटरम पटरम, मैं अभी 1.5 साल हो गया इस बात को, और जैसी गली बनी तभी SSGC को याद आ गया कि अरे यहाँ तो गैस पाइपलाइन डालनी है। ये हमने अक्सर देखा है, मतलब खुद ही पड़ी होती है चीज, जब बन जाती है तो फिर याद आता है एक पाइप तो रह गई थी या कुछ हो गया था। और फिर वो हमेशा के लिए जो नई सड़क बनी थी उस पे पैच ही लगा, वो दोबारा नहीं बनी, उसकी वो फिनिशिंग नहीं आ सकती। तो लिहाजा पीपल आर रियली सफरिंग बिकॉज ऑफ इट, और बीच में बीमारियां भी हो रही हैं क्योंकि इतना गर्द वगैरह उड़ेगा तो आप सोच ही लें कि वैसी ठंड भी पड़ी हुई है, और ये इतना कॉमन साइट है हमारे यहाँ, विच इज़ सच अ ट्रेजेडी। अच्छा जी, ये एक इशू जो अब बहुत ज़्यादा बॉदरसम हो गया, यूरोप जाने की ख्वाहिश में समुंदर में डूब कर जाँ बाग होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आखिरी आपको बता दें कि 2 माह में, हाँ, इन द पास्ट 2 months 85 यानी 85 से ज़्यादा पाकिस्तानी ऐसे हादसात में अपनी जान गंवा चुके हैं और फिर भी भर भर के जा रहे हैं। ये ज़्यादा परेशान कुन बात है कि ये डिटरेंट भी एक क्रिएट नहीं हो रहा कि वहाँ लोग पहुँच कम रहे हैं, मर ज़्यादा रहे हैं, बट फिर भी लोग ट्राई कर रहे हैं। मराकश के करीब कश्ती हादसे में बच जाने वाले 21 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी कर दी गई है और इस बार भी हलाक अफराद की अक्सरियत गुजरावाला और गुजरात के इलाकों से ही है। हुकूमत हर हादसे के बाद इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों की दावे करती नजर आती है, लेकिन मौत का ये खेल ख़त्म होने को नहीं आ रहा। अवेयरनेस भी हो रही है, कैंपेन्स भी चलाने की ज़रूरत है। अब सवाल यह है कि FIA और दीगर इदारे अगर 1.5-2 डिवीज़न के इलाके पर नज़र नहीं रख रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, ये सवालात उठ रहे हैं। सबसे ज़्यादा सवालात FIA के किरदार पर उठाए जा रहे हैं, जिन्होंने अभी बड़ी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल कार्रवाइयां भी की हैं। कितने लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया, कितनों के खिलाफ इंक्वायरियां खोली गई। ये तासुर भी गलत नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में इंसानी स्मगलिंग मिली भगत के बगैर हो नहीं सकती। मतलब व्हाट एल्स आर यू गोइंग टू थिंक? इंटरनली उनके महकमे में कार्रवाइयां हो रही हैं। तो तर्जुमान जी FIA जो है उनके मुताबिक कश्ती हादसात में मुलविस FIA के 35 से ज़्यादा एहलकारों को बरतरफ किया गया, उनको सस्पेंड किया गया, और हालिया मराकश कश्ती हादसे के बाद भी FIA के ऐसे 20 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं जिन्होंने वाकई में जहां बाग पाकिस्तानियों की एयरपोर्ट पर क्लियरेंस की थी। जुमेरात को अफ्रीकी मुल्क मोरतानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वालों की कश्ती को हादसा पेश आया था, जिसके नतीजे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन हलाक हो गए थे। और ऐसी इत्तलात भी आ रही हैं कि गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने के लिए दर्जनों पाकिस्तानी अब भी मोरतानिया में मौजूद हैं। लेकिन ये गुजरात और गुजरावाला, ये जो डिवीज़न है, इन इलाकों का जिक्र हर बार जब ऐसा कोई होता है तो इन इलाकों का जिक्र होता है, और हम हमेशा यही सोचते हैं कि क्यों कोई क्रैकडाउन नहीं हो रहा। बताया भी जाता है जी, और होते भी हैं क्रैकडाउन, हो भी रहे हैं, होते भी हैं, लेकिन पता नहीं किस नौइयत के होते हैं कि वो दोबारा से। और अब मैं ये सोच रहा हूँ, हम ये सोच रहे हैं कि अब जो मोरतानिया में मौजूद हैं या किसी और लीबिया में मौजूद हैं या किसी और जगह मौजूद हैं, जिन्होंने एक हफ्ते में कश्ती पे सवार होना है या आज होंगे या कल होना है, क्या उन्हें रोका जा सकता है? मतलब इसके लिए क्या किया जा सकता है? वैसे ये भी एक सवाल है, जो ना रुकना चाहे उसको कोई भी रोक सकता है।
क्योंकि वो तो कोई ना कोई तरीके निकाल ही लेंगे। जी, एजाज से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी। एजाज, जाहिर है बड़ा फ्रस्ट्रेट भी होते हैं इस तरह की बात करते हुए हम, और बड़ा कंसर्न भी है। FIA अपने तई भी इंटरनली भी कार्रवाइयाँ कर रहा है, जो इंसानी स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये इफरीत है, ये नासूर है, ये कैंसर है जो है हमारी सोसाइटी में। अब्दुल्ला हुमा, बहुत शुक्रिया, आप तवातर से इस मामले के ऊपर बात करते हैं। आपने कहा कि FIA क्या कर रही है, और आपने बड़ा बताया कि FIA ने पर्ज करने की कोशिश की है। 38 जो FIA के ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि 2023 में जो कश्ती वाकया हुआ था उसमें 3 जो सीनियर अफसर्स हैं, और सीनियर अफसर्स का मतलब यह है कि पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के जो अफसर्स हैं, ये जिनके खिलाफ कार्रवाई का आप बताते हैं या FIA के तर्जुमान बताते हैं, ये जूनियर कैडर के अफसर्स होते हैं, ग्रेड 16-17 तक के, मैक्सिमम 18 होते हैं। लेकिन जो सीनियर अफसर्स होते हैं जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से FIA में आते हैं, असल प्रॉब्लम वहां पर है। 3 सीनियर अफसर्स का नाम लिया गया इस FIA की रिपोर्ट में, जो कि 2023 के कश्ती हादसे में जिम्मेदार करार दिए गए थे। उनमें से एक अफसर आज भी FIA में काम कर रहे हैं, और वो DG FIA से और सेक्रेटरी दाखिला से भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि बताया ये जाता है कि वो हमारे मोहतरम वजीर दाखिला साहब के क्लास फेलो हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। वजीर आजम ने कहा कि आप उनको ट्रांसफर कर दें, ऑर्डर जारी हो गए, आज तक ट्रांसफर नहीं हो सके, वो वहां पर काम करते हैं। तो क्या करेंगे आप, जब इतने अहम तरीन केस में एक अफसर नामजद है, रिपोर्ट में नाम है उसका, कोई कार्रवाई नहीं है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? ये जब तक टॉप लेवल पे कार्रवाई नहीं होती तब तक ये जूनियर रैंक के अफसर कोई काम नहीं करते, जब तक इन्हें ऊपर से आशीर्वाद ना हो। तो एजाज, ये तो वही बात हो गई ना कि मतलब आई वॉश ही है बेसिकली, कि कुछ ना कुछ तो करना है तो आओ नीचे वालों को हटा दो और ऊपर वाले वहीं बैठे हुए हैं। आप डोंट यू थिंक कि थिंग्स शुड चेंज, क्योंकि इतनी अटेंशन आ गई है इस टॉपिक पे फ्रॉम द वर्ल्ड ओवर। एक तो पाकिस्तान, मतलब एक एम्बेरसिंग सिचुएशन है ये पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट, दुनिया से भी इतनी अटेंशन आ गई है कि अब ज़रा ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी इस पे, और ख़ास तौर पे 2 डिस्ट्रिक्ट जिनका हम जिक्र करते हैं हमेशा, गुजरात और गुजरावाला, मतलब वहाँ तो कोई स्ट्रिक्ट किस्म की सर्वेलेंस रिक्वायर्ड है। तो अब यू थिंक के होगा? मेरा नहीं ख्याल कि हो पाएगा। उसकी वजह यह कि सोशो इकोनॉमिक मसला है, एक ब्रॉडर मसला है। आप इसे इंतजामी जरिए से, खाली FIA के जरिए से हल नहीं कर सकते। आप ये समझते हैं कि FIA का हमने लगा दिया मसला हल हो जाएगा, मसला हल नहीं होगा जब तक इन इलाकों में बाकायदा तवज्जो नहीं दी जाती, स्किल डेवलपमेंट के इदारे नहीं दिए जाते, अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती, ताकि नॉर्मल चैनल से अपनी स्किल डेवलप ये लोग करें। एजाज, लेकिन ये स्किल डेवलपमेंट वाली बात जो आप कर रहे हैं, हमारे कौन से बाकी इलाके जो हैं बड़े डेवलप्ड नहीं, और ये तो मतलब ये ही 2 क्यों सामने आती हैं? बाकियों के भी तो चैलेंजेस सेम ही हैं। जनूबी पंजाब की महरूमियों का बहुत जिक्र होता था, ये तो सेंट्रल पंजाब है। गुजरात और गुजरावाला में तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इतनी है, इनसे बुरे भी हालात वाले इलाके हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है इन दोनों डिवीजनों में कि ये कहना क्या जायज होगा कि यहाँ पे बहुत ही बुरे हालात हैं। मैं आपको बताता हूं, जो कि बात आपने की, देखिए इस जगह पे प्लेग पड़ चुकी है। ये इस प्लेग का आगाज हुआ था अर्ली 50s में, जब मंगला डैम बना था, जब बरतानिया ने वीजे दिए थे बल्क में पूरे के पूरे गांव को, और वो लोग बरतानिया चले गए थे, और बरतानिया से वापस आके उन्होंने वहां पर मेहनत भी की, ये नहीं कि मेहनत नहीं की, लेकिन पढ़े लिखे लोग नहीं थे। वो वापस आए, उन्होंने सोने की चेनें पहनी हुई, किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने बंगला बना लिया, फिर आगे इसी तरह लोग फ्रांस गए। तो लोग जो इर्द गिर्द के लोग हैं वहां पर, जिन्होंने बल्क में लोगों को देखा, उनकी ख्वाहिश पैदा हुई कि वो बैरून मुल्क जाए और इसी तरह मुतमव्वल बने। तो इन इलाकों में तो ये प्रॉब्लम इसलिए पैदा हो गई कि यहाँ पर बल्क में लोग गए हैं। बाकी जनूबी पंजाब आप देखें, जनूबी पंजाब की बात करते हैं आप, जनूबी पंजाब में अगर आप UAE की बात करते हैं, बाद इलाकों को जनूबी पंजाब ने तौर पर बैन किया हुआ है, UAE ने बैन किया हुआ है उनके वीजों को। क्यों बैन किया हुआ है? वो इसीलिए बैन किया हुआ है कि UAE में जाते हैं, सऊदी अरेबिया में जाते हैं, तो वहां पर इनकी प्रोफाइलिंग है कि ज्यादातर ये लोग जो है वो वहां पर जाके काम करते हैं, वायलेशन करते हैं, और बड़ी अफसोसनाक खबरें भी आती हैं कि फैमिलीज जा रही हैं, वो जाके सऊदी अरेबिया में और UAE में जाके
मांग रही है। वैसे एजाज, कितना बिल्कुल। मुश्किल काम है एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन पे बैठा हुआ अफसर है एजाज, हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर एन इमिग्रेशन ऑफिसर जो बैठा हुआ है एयरपोर्ट पे, उसके लिए कितना मुश्किल काम है आइडेंटिफाई करना कि यार ये टूरिज्म नहीं है, ये काम के लिए जा रहा है, और ये क्या पहली दफा जा रहा है, और अगर पहली दफा जा रहा है मैं इससे ये तस्दीक कर लूं कि इसकी कोई नौकरी शौकरी लगी है, डज ही हैव अ वर्क परमिट और नॉट, ये आइडेंटिफाई करना तो मुश्किल काम नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला, अभी तक की जितनी भी गुफ्तगू हुई ना, आपने जो सबसे पर्टिनेंट सवाल किया वो ये वाला किया। बात ये है कि एक बंदा जिसके पास सेनेगाल का वीजा है, ये जो अभी कश्ती हादसा मौरितानिया का, सेनेगाल का वीजा है, लीगल उसके पास टिकट है, उसके पास तमाम लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मौजूद है, वो जो एफआईए का इमिग्रेशन अफसर जो इंस्पेक्टर वहां पर बैठा हुआ है बायोमेट्रिक की मशीन के ऊपर, डाटा मशीन के ऊपर, वो क्यों रोकेगा उसको? आप बेसिकली एफआईए को मजबूर कर रहे हैं और ब्लैकमेल करें और डराएं और पैसे बटोरें। अब लोगों के लिए मसला है, ये पैटर्न जरूर नोट कर सकते हैं वो, और क्या है कि एक ही बंदा एक दफा भी ग्रुप के साथ जा रहा है, दूसरी दफा भी ग्रुप के साथ जा रहा है, उस पैटर्न को नोट कर सकते हैं। पैटर्न है उस वक्त तक क्लियर नहीं हो सकता जब ऊपर बैठा हुआ जो डायरेक्टर है वो ग्रीन सिग्नल ना दे। ग्रीन सिग्नल सीनियर ऑफिसर्स देते हैं, वो जो बैठे हुए है बायोमेट्रिक्स के ऊपर, इमिग्रेशन प्रोसेस मशीन्स के ऊपर, उनका कसूर कम होता है और बड़ा मुश्किल भी हो जाता है ये। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक ब्रॉडर इशू है, ब्रॉडर इस पे बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है। जाहिर है इसका सोशो इकोनॉमिक फैक्टर भी है, इसमें साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस, इसका भी बड़ा किरदार होना चाहिए। आई होप कि कुछ हो रहा हो। एजाज, हम तो ये डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू, आपको जहमत देते रहेंगे। लेकिन एस्टैब्लिश हो गई है कि ये मतलब ये छोटे मोटे लोगों को निकालने से जो ऊपर बैठे हुए इसको कंट्रोल कर रहे हैं, उनको ना टच कर पाना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, तो उसको भी ज़रूर देखना चाहिए। भाई बड़ा ही दिल खराश वाक़या, नॉर्थ कराची से लापता होने वाले 7 साला बच्चे सारिम की लाश 11 दिन बाद हफ्ते के रोज़ बिल्डिंग के अंदर ही अंडरग्राउंड वाटर टैंक से मिली है। बताया जाता है कि वाक़े के बाद पानी के चारों टैंकों की तलाशी ली गई थी, लेकिन हफ्ते को वॉलमैन की जानिब से बिल्डिंग की यूनियन को पानी से बदबू आने पर लाश की मौजूदगी की इत्तला दी गई। पोस्टमार्टम हो गया है, रिपोर्ट अभी नहीं आई है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें ज़रा बेहतर बता सकते हैं, काशिफ मुश्ताक हमारे साथ हैं। काशिफ, ये जो वाटर टैंक से जो बॉडी मिली है बच्चे की, विच इज़ टेरेबल एंड ट्रेजिक, लेकिन वो वाटर टैंक्स तो पहले चेक भी हुए थे, बल्कि पहले दिन ही चेक हुए थे, तो तब क्या हुआ था और अब वहाँ से बॉडी मिल गई? देखिए हुमा अब्दुल्ला, ये 7 जनवरी का वाक़या है और उसके बाद 8 और 9 जनवरी को तमाम तर ना सिर्फ जो 4 टैंक हैं इस कंपाउंड के अंदर वो चेक किए गए, बल्कि 200 से ज़ायद यहाँ फ्लैट मौजूद थे, वो भी मुकम्मल तौर पर पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि सर्च किए जा रहे हैं। जब हफ्ते के रोज़ हम इस लाश की इतला मिली और हम स्पॉट पर पहुंचे तो इलाका मकीनों की जानिब से हमें ये बताया गया कि पूरे इस इलाके को जो है वो ना सिर्फ इलाका मकीनों ने सर्च किया था, बल्कि इसी वाटर टैंकर को जो है वो वाटर टैंक को जो है वो इलाका मकीनों ने भी पुलिस और रेस्क्यू टीमों के साथ जो है वो चेक किया था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि हफ्ते के रोज़ जो वॉलमैन है उसकी जानिब से निशानदेही की गई कि पानी में जो है वो स्मेल आ रही है, इस वजह से वो जब टैंक के अंदर गया है तो वहाँ से उसे जो है वो एक बॉडी नज़र आई है और ये बॉडी जो है वो उसी 7 साला बच्चे सारम की है। उसके बाद से पुलिस की जानिब से ना सिर्फ इसकी तफ्तीश शुरू कर दी गई, बल्कि साथ साथ जो है वो ये भी किया गया कि इसकी पोस्टमार्टम करवा ली गई है। इब्तिदाई पोस्टमार्टम के लिए जो है वो ML से हमारी बात हुई थी, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि बच्चे के जिस्म पे मुख्तलिफ चोटों के निशान आया, वो इसलिए भी हो सकती है कि जो टैंक के अंदर गिरा है और वो टकराया होगा कहीं, तो ये वजह भी बताई जाती है। जबकि जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है, जब उनसे हमारी तफसीली बात हुई है तो उनकी जानिब से हमें ये बताया जा रहा है कि बच्चे के जो कपड़े हैं वो सेम कपड़े हैं, तो इस वजह से इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन में चीज़ सामने आई है कि बच्चा आया खुद ही इस टैंक के अंदर गिरा होगा। लेकिन ये इब्तदाई तौर पर उनकी जानिब से बयान दिया जा रहा है। हमने फिर पुलिस से ये भी जानने की कोशिश की कि 2 रोज़ बाद ही जब ये बच्चा लापता हुआ तो एक ये भी पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया था कि बच्चे के वालिदैन को जो है वो एक मैसेज मौसूल हुआ है जिसमें ये 5 लाख रुपए तावान मांगा गया है। तो उनकी जानिब से बताया गया कि उस मैसेज को जब चेक किया गया और उस नंबर को जब चेक किया गया तो वो नंबर जो है वो पंजाब के किसी इलाके का नज़र आ रहा था, लेकिन फैमिली की जानिब से वो मैसेज पुराना था और उसे जो है वो नया करके दिखाया गया। तो इस हवाले से भी जो है वो तफ्तीश की जा रही है। जबकि वॉलमैन के हवाले से जिसने निशानदेही की थी उसके हवाले से हमने सवाल किया कि
उसे क्या हिरासत में लिया गया, तो उसे अब तक हिरासत में नहीं लिया गया है। इस वाक़े का मुकदमा जो है वो बिलाल कॉलोनी थाने में दर्ज किया गया था और 11 रोज़ बाद बच्चे की जो लाश मिली है उसे जो है वो पोस्टमार्टम करने के बाद इलाकाई कब्रिस्तान में जो है वो तदफीन उसकी की गई है और फैमिली की जानिब से भी और इलाका मकीनों की जानिब से भी तशवीश दायर की जा रही है। जबकि जो ऐनी शाहिदीन हैं उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम भी आयद किया जा रहा है कि जिस वक्त ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है 2 घंटे के लिए इलाके में लोड शेडिंग थी, तो इलाके का कोई शख्स इसमें जो है वो मुलविस हो सकता है। लेकिन पुलिस की जानिब से इस तमाम तर इल्ज़ामात को रद्द किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म से जो है वो तफ्तीश की जा रही है और इस वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर ना आने की वजह भी पुलिस की जानिब से यही बताई जा रही है कि पूरे कंपाउंड के अंदर जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है तो उसके 2 घंटे तक जो है वो लाइट मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से CCTV फुटेज का जो रिकॉर्ड है वो सामने नहीं आया है। शुक्रिया काशिफ, जो है वो तफ्तीश की दिस जा इज रही है। एक्सट्रीमली ट्रैजिक। हम का पहाड़ है, लेकिन वैसे जो टैंक था ना इसके ऊपर भी कोई प्रॉपर ढकने का कोई इंतजाम नहीं था। और ये 4 दीवारी के अंदर कंपाउंड है, मतलब हम सारा हुकूमतों को ही मलबा डेलते हैं, हम शहरी भी कैसे हैं? मतलब इतने बच्चे वहाँ फिर रहे हैं, आप अपना मिल के सारे उस टैंक को तो बंद करें ना थोड़ा सा। 190 मिलियन पाउंड केस का रेफरेंस का फैसला आ गया। जब हम बात कर रहे थे ना पिछली दफ़ा तो आने वाला था, उसके बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कशीदगी और बेएतमादी की फ़ज़ा में मज़ीद इजाफा हुआ है। ये एक्सपेक्टेड था, ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतसाब अदालत के फैसले को मजहबी रंग देना हुक्मरान जमात को बहुत नागवारा गुजर रहा है। PTI के इस्टेब्लिशमेंट से राबते भी नून लीग को बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। यहाँ तक कि हुकूमती कमेटी के सरबराह इरफान सिद्दीकी ने कल वार्निंग दे डाली कि PTI के लिए मुज़ाकरात का जो दरवाज़ा खुला है उसी को काफ़ी समझे। इस वार्निंग का मतलब शायद ये था कि ऐसा ना हो कि कहीं और राबते करने से ये दरवाज़ा भी बंद हो जाए, मगर PTI का अब तक मौक़िफ़ यही है कि बानी PTI और उनके अहलिया को गलत सज़ा दी गई है। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है हुकूमत ने तो कुछ और कहना है, तो हुकूमत के साथ जारी मुज़ाकरात जो हैं वो जारी रहेंगे। ये भी वैसे तो PTI का कहना है, लेकिन बातचीत के लिए कुछ और भी हकीकतें हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। लाइक दिस, देखें। इन दोनों जो सतहों पे मुलाकात होनी चाहिए। देखिए, हम मुज़ाकराती कमेटी की सतह पे हुकूमत के साथ मुलाकात कर रही हैं, लेकिन ये हमेशा आप देखेंगे जब भी मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं इस मुल्क में जो असल ताकत का सरचश्मा है, जो अवाम होने चाहिए, वो नहीं है। तो जो लोग इक़्तिदार के पीछे खड़े हैं, इक़्तिदार में नज़र आने वाली जमातों के पुश्तपनाह हैं, यकीनन उनसे भी बात हम करेंगे, इसमें कोई आर नहीं है, ये एक मुल्क की हकीकत है। साथ ही आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का भी हुक्म दिया है, जिस पर तहरीक इंसाफ ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है कि अलकादिर यूनिवर्सिटी में सीरत-उन-नबी की तालीम दी जाती थी और ये सज़ाएँ इसलिए दी गई हैं कि बानी PTI यूनिवर्सिटी में इस्लामी तालीमात देना चाहते थे, बट और भी बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वैसे पाकिस्तान में। और हुकूमत का कहना है कि फ़ैसला हक और सच की फतह है और PTI से मजहब से ना जोड़े। बेसिकली जोड़ेंगे। आज मईशत तरक्की कर रही है और ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, मगर आपको एक और चीज की मुबारक देने आया हूं कि तारीख का सबसे बड़ा जो डाका था वो कितने पाउंड का था, मुझे कोई बताएगा? और आप कहते हैं कि हमारे से मत पूछो, हम तो सीरत की तालीम दे रहे थे। मजहब का जो इस्तेमाल है अपनी सियासत के लिए, अपनी रिश्वत को छुपाने के लिए, अपने डाके को छुपाने के लिए, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, इनको शर्म भी नहीं आती। ये कहते हैं कि हम तो अल्लाह रसूल के लिए ये कर रहे थे। मजहब कार्ड ले आओ या जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम्हारे पे मोहर लग चुकी, तुम एक सर्टिफाइड डाकू हो और रहोगे हमेशा। जज्बाती तकरीर तो थी, लेकिन ये कुल्ले क्यों थे? पता नहीं ये क्या हो रहा था। मोहब्बत का इजहार होता है लोगों का, आपको पता है, अपने अपने तरीके से करते हैं। अच्छा जी, हुकूमत अभी तो खुश है, लेकिन तहरीक इंसाफ आजकल में ये फैसला चैलेंज भी करने वाली है, फिर हाई कोर्ट से रिलीफ भी अपेरेंटली उन्हें उम्मीद मिल सकता है, वो ज़रा की खुशी वक्ती भी साबित हो सकती है। बहरहाल इस तरह के माहौल में खुशाइन तो है कि मुज़ाकरात की टेबल अभी सिमटी नहीं है, लेकिन फायरबंदी ना हुई तो ऐसा नामुमकिन भी नहीं है। क्या माहौल है, क्या तदबीर है, क्या होने वाला है? शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शौकत साहब, सर्टनली ज़ाहिर है आप लोग एट द सेम टाइम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इस केस में सज़ा हो, और मुज़ाकरात तो उससे पहले से ही चल रहे हैं। तो अब हम क्या समझें, मतलब एक बदमज़गी तो होती है माहौल में,
लेकिन मुज़ाकराती अमल पे कोई असर पड़ा है या पड़ सकता है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम तो पहले से हम कह दिए थे कि सजा हो जाए ना हो जाए इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मुज़ाकरात हम जारी रखेंगे। हमारी तरफ से तो जारी है, लेकिन आप देखिए कि गवर्नमेंट की तरफ से कितने संजीदगी का मुजाहरा हो रहा है। उनके जो वज़ीर इत्तलाआत है, आपने सुनी उनकी बातें, वो जो डाकू यानी जो अपने ऊपर उन पे लागू होता है वो सारी चीजें अब हमें बयान कर रहे हैं। जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिन्होंने बाहर एसेट्स बनाए, वो तो पाक साफ रह गए, और जिन्होंने ईमानदारी के साथ मुल्क को चलाया अब वो चोर डाकू बन गए। तो ये देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ आप मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, दूसरा आप ताना भी दे रहे हैं। आप तो हुकूमत में, हम समझते हैं कि आप जाली हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आपसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं इल्म है। राब्ता हमारा जरा मुनक़ता हो गया, तो as soon as we connect। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। अफसोस की बात है कि जिस अंदाज से ये बयानात दे रहे हैं, कुछ वज़रा की ड्यूटी लगाई गई है कि वो मुस्तकिल तौर पे मुज़ाकरात को नाकाम बनाने में अपना रोल अदा करें, तो वो कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बात है, चलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि करेंगे। आप लोगों के लिए क्या इंसेंटिव क्या है कि आप अभी भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात चलते रहें, कंसिडरिंग कि आप बता रहे हैं कि हुकूमती जो हैं वो बयानात बड़ी ऑफेंसिव किस्म के दे रहे हैं, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात चलते रहें, क्यों? नहीं, देखिए, मुज़ाकरात हमारे अब तो चलते रहने की बात नहीं है। हमने तो देखें रिटर्न जो 2 मुतालबात दिए हैं ना, उसमें कमीशन का बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, और कमीशन अगर हुकूमत कुछ डिस्टॉर्शन हो रही है, आई वंडर क्या हो रहा है। दोबारा से ट्राई करते हैं उनको, बिकॉज वो ऑब्वियसली अपनी एक जस्टिफिकेशन बता रहे हैं कि वाई दे वुड वांट के मुज़ाकरात चलते रहें, जो मुतालबात दिए हैं उनके लिए। कमीशन का अभी जिक्र कर रहे थे, ऑब्वियसली उनकी बात बीच में रह गई। शौकत साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी, आ रही है। जी प्लीज़ कंटिन्यू। आप बता रहे थे कि मुतालबात में कमीशन की आपको बात कर रहे थे कि वो ज़रूर बनानी चाहिए। देखिए, हमारे लिए तो बड़ा इम्पोर्टेंट ये है ना, हमारे सारे मुज़ाकरात, हमने तो ये साबित कर दिया ना कि हमारे मुज़ाकरात इसलिए नहीं थी कि हम कहते थे एनआरओ दे दे, इमरान खान को रिहा कर दो। वो तो उन्होंने, इमरान खान ने साबित कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है, वो तो मैं अदालती जंग लड़ूंगा, मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन आपने जो कमीशन के हवाले से बात है, वो उस पर कोई कंप्रोमाइज हम नहीं करेंगे। कमीशन बनना होगा, इसलिए कि आप पूरी पार्टी को दीवार से लगा रहे हैं। आप कहते हैं जी चलो 100 बंदों ने जुर्म किया है, तो इसका मतलब है कि हमारे साथ तो 70-80% पाकिस्तानी जो है वो तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप सबको दीवार से लगा रहे हैं। आप अगर इंक्वायरी नहीं करेंगे, तहकीकात नहीं होगी कि किस जमात का क्या रोल रहा है। शौकत साहब, लेकिन तो आपके 9 मई को लेके भी तो मौक़िफ़ बदलते रहे हैं ना। अभी आप ही ने कह दिया कि चलिए 100 ने किया है, जाहिर है वहाँ सब कुछ हुआ तो था। फिर अली अमीन का भी एक इंटरव्यू है, कहते हैं हमारे कुछ नादान लोगों ने अगर गलती कर दी तो फिर सज़ा सबको दी जा रही है। आपने भी यही बात की। इनिशियली आप सब मिल के ये कहते थे कि ये तो है ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, एजेंसियों के अपने बंदों ने किया है। ये बात आप, ये ऑन रिकॉर्ड आप लोगों का मौक़िफ़ रहा है। आप देखिए, आप मेरी बात को दूसरे एंगल में ले रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कि एक जब मूव होता है ना, तो उसके आगे कोई भी बंदा आगे हो सकता है कि आ जाओ। ये जो हम डिमांड कर रहे हैं उसमें ये कि जो हमारे जो फुटेजेस है ना, ये तो अभी सिलेक्टिव फुटेजेस दिखाए जा रहे हैं ना। हम कहते हैं कि पूरे दिन के फुटेजेस बताए जाए जहां से स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ वो जो चीजें दिखाई जा रही है कि जिसमें जो बंदा वहां जो चीज हाथ लगा है वही दिखाया जा रहा है। ये नहीं दिखाया जा रहा है कि इन लोगों को कौन लेकर गया है, वहां सिक्योरिटी के क्या हालात थे, क्या पुलिस कहाँ गायब थी। ये सारा सिस्टम तो देखे ना। अगर हम पुरअमन एहतजाज के लिए इस्लामाबाद जाते हैं तो रास्ते में कितने रास्ते बंद हो जाते हैं, हम पे कितने फिर वो कंफ्यूजन रहती है ना कि वहां पुलिस नहीं थी और रोका नहीं गया, तो ये हाल हो गया। जब पुलिस रोकती है तो फिर एक और इशू क्रिएट हो जाता है। एक और इशू 26 नवंबर वाला इशू भी वो रोकने पे क्रिएट हुआ ना सर। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं। इरफान साहब कह रहे हैं कि एक जगह मुज़ाकरात करें, तो उससे क्या समझें आप लोगों को? ये तंबी आपको लगता है उन्हें आप लोगों को जरा वार्निंग लग रही है उनकी कि एक जगह करें, दूसरी जगह से ना करें? कि आप 2 जगह पे मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये देखिए, बात ये है ना, ये तो खुद जाली लोग हैं। हमें क्या धमकियां देंगे? आवाम इनके साथ है नहीं, मईशत ये ठीक नहीं कर सके, ये हमें धमकियां क्यों दे रहे हैं? अपने आप को दुरुस्त करें। और हम तो
देखिए हम तो मुज़ाकरात सिर्फ एक ही हुकूमत से ही कर रहे हैं ना, हमने तो और किसी के साथ नहीं किया। हालांकि इनके पास इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार मुक़्तदरा के पास है, सबको मिलकर उन्हीं से मुज़ाकरात करने होंगे एंड पे। और चूंकि एक मुलाकात हुई है, अब ये देखिए कितनी बदकिस्मती है कि गवर्नमेंट को अपना रोल अदा करना चाहिए था जो दहशतगर्दी है उसके खिलाफ। अब फौज के तर्जुमान या फौज के साथ अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से भी बातचीत होती है तो वो भी इनको नागवार गुजरती है। बैरिस्टर गौहर ने तो 2 दिन इस बात को बताया नहीं कि भी हमारी मुलाकात हुई है, हालांकि सारे पार्टी के लीडर वहां मिले थे। इन्होंने खुद उस चीज को एक्सप्लॉइट किया और अब कह रहे हैं कि आपने मुज़ाकरात वहां कर दिए। हमारे मुज़ाकरात जो है वो सिर्फ अमन और अमान के हवाले से थे। राह चलती जब आप बैठते हैं तो जरूर बातचीत होती है, लेकिन तो ऐसे मुज़ाकरात नहीं थे जो हम इनके साथ कर रहे हैं। एक मौके पे ये भी है, अच्छा चलें, आप कह रहे हैं अभी भी इनके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन चलें ठीक है, वो आपको जो दूसरा दरवाज़ा खुला है उससे कितनी उम्मीद है आपको? हुकूमत तो कह रही है बस सिक्योरिटी सिचुएशन पर बात हुई थी, आपके दोस्त हैं बैरिस्टर गौहर वगैरह, अली अमीन साहब, शायद आपको बताया हो कि इसके अलावा भी कोई बात हुई है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जो मीटिंग हुई है वो सिक्योरिटी के हवाले से हुई है, और रात चलते बात हो भी जाती है ना, जब आप बैठते हैं डिस्कशन होती है, मुल्क के हालात को भी आप डिस्कस करते हैं तो बातों बातों में बात आ जाती है, लेकिन वो मुज़ाकरात नहीं किए हमने, ना मुज़ाकरात हुए हैं इस हवाले से। ये बिल्कुल गलतफहमी है। और ये जो है ना, गवर्नमेंट जो है क्यों, अगर हमने सपोज हमने अगर मुज़ाकरात भी शुरू कर दिए, अगर हमने बात भी कर ली है, वैसे तो हुई नहीं है, लेकिन ये इतना ज्यादा क्यों सीखपा हो रहे हैं, इनको क्या तकलीफ हो रही है? हमने किसी इंडियन आर्मी चीफ के साथ तो बात नहीं की है ना हम क्या कोई, हम तो पाकिस्तानी फौज के साथ इंडियन आर्मी चीफ के साथ नहीं की थी मुलाकात, तो डंके की चोट पे बताते कि हमने की है मुलाकात। सब लोग कंफ्यूजन तो शौकत साहब इसीलिए हुई कि डिनाई करते रहे पहले। देखिए मेरी बात सुने, वो था अमन के हवाले से, अब कि वो इसलिए छुपाते रहे कि वो इससे एक और चीज निकलेगी जो कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा, एक और भी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जो मामलात सब जुडिस होते हैं, जैसे 9 मई वाले केसेस आपको पता है अभी तक चल रहे हैं, उन पे कमीशन नहीं बन सकता, तो वो तो अभी सब जुडिस ही हैं मामलात। इसलिए कि ये खुद मुलविस है उसके अंदर, ये खुद डर रहे हैं कि चीजें बाहर आएंगी तो सबको पता चलेगा। इस वक्त क्या आपको पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है, अभी तो कमीशन बना ही नहीं है, अभी तो सिर्फ आम उस पे केस चल रहा है, उसके ऊपर जो आप उनके तहफ़्फ़ुज़ात देख रहे हैं, जो रिमार्क्स देख रहे हैं। देखिए ये बहुत सारी चीजें हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। फौजी तंज़ीमात पे हमला करना ये कोई आम बात नहीं है, हम भी उसकी मज़म्मत करते हैं, लेकिन ये चीजें सामने आनी चाहिए कि ये हुआ क्या है, एक्चुअल चीज है, इसके पीछे कौन है। सर तकरीरें हैं, वॉइस सर तकरीरें हैं आप लोगों के अपने लोगों की, आप लोगों के अपने लोगों की तकरीरें हैं, फिर वो जो माहौल बनाया गया था वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। इतनी पुरानी बात नहीं है कि वो मेमोरी से वाइप आउट हो जाए। हर रोज की बुनियाद पर जज्बात को भड़काया जा रहा था, वॉइस नोट्स हैं, जुलूस नजर आ रहे हैं, हुजूम नजर आ रहे हैं, लोग नजर आ रहे हैं। अली अमीन ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि हमारे लोग थे, उन्होंने गलती की है। नहीं, मैं कब इनकार कर रहा हूँ कि नहीं थे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो अगर शुरू से ही आप वो दिखाना शुरू करें ना, फुटेजेस गायब क्या हुए। हम तो ये कह रहे हैं कि जो फुटेजेस थे जो शुरू से हुए, तो शुरू से कोई ना कोई तो था ना जो इंस्टिगेट कर रहा था, जो इनको उकसा रहा था, वो चीजें कहाँ चली गई, कौन अंदर लेके गया, गेट किसने खोला, ये सारी चीजें भी बतानी चाहिए ना। आपके पास वो फुटेजेस, वो जो आप कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं जो फुटेजेस जो शुरू की थी वो वाइप आउट हो गई, क्या वो आपके पास हैं, आप लोगों के पास हैं? नहीं, हमारे पास नहीं है। वाइप आउट कैसे हो गई, यही तो सबसे बड़ी इंक्वायरी है। कहां से वाइप आउट हो गई? वो तो कह रहे हैं हमने सारी रिलीज की हैं। मतलब वो आप बता रहे हैं ना, वो एग्जिस्टेंस आपको भी पता है कि सिलेक्टिव फुटेजेस रिलीज हो रही हैं जो एक्चुअल है, जो पूरी की पूरी है। आपको भी पता है आजकल क्या होता है। इससे पहले भी जिस बंदे को मशकूक बना के जाहिर किया जाता रहा है ना, जिनको अभी सजाएं भी हुई हैं कि ये बंदा है, ये हमें लग रहा है हम में से नहीं है, वो अल्टीमेटली कारकुन ही निकला और उसको सजा भी हो गई, क्योंकि हर एक के हाथ में, आपको पता है आपके कारकुन चैंपियन है सोशल मीडिया के, दे रिकॉर्ड ईच एंड एवरी सेकंड व्हाटएवर इज हैपनिंग। तो वो उन्हीं के गले पड़ गया, लेकिन उनके पूरे रिकॉर्ड हैं कि वो किधर और कहां से गए। मैं आपको अर्ज करूं, देखें अली अमीन गर्दापुर ने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं भी आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि उन लोगों को उकसाया किसने, कौन अंदर लेके गया,
देखिए अंदर तो देखिए जज्बा था, सब कुछ था, लेकिन ये सारा किसने इंस्टिगेट किया, किसने ऑर्गेनाइज किया, ये चीजें फुटेजेस के अंदर मौजूद होंगी, कहाँ चली गई वो? अच्छा डॉक्टर साहब, बात ये है कि ये इस उस दिन से पहले 9 मई से पहले बहुत पहले से जा रहा डॉक्टर साहब 9 मई से पहले कौन उकसा रहा था उनकी, तो अब ये नहीं पता था कि 9 मई के क्या हो जाएगा, लेकिन उकसाने वाला सारा सीन तो सारों को पता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे लगाते थे ये चीजें। देखिए मेरी बात सुना, देखिए मेरी बात सुनिए, जो पॉलिटिकल स्पीचेस होती हैं, जो एहतजाज होता है, एहतजाज में बातें करना, ये करना, इसका ये मतलब तो नहीं था ना कि आप जाके जो है ना वो फौजी तंजीमात हमला नहीं, तो क्या आपने स्पेसिफाई किया था कि हमारा ये मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक स्पीच है? देखिए हम देखिए हमें फौज के साथ लड़ाया गया है और मैं समझ कि ये बहुत गलत हुआ है। मेरे ख्याल से इमरान खान जितने इसकी कोई लीडर नहीं कर सकता, और वो आज भी कहता है कि फौज मेरी फौज है। हम भी यही कहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो। जब तक ये नहीं होगा, ये बहुत सर आपको भी पता है कि क्या उसके मामलात हैं, बहुत हिस्ट्री है, आर्मी चीफ की तैनाती से लेकर और लॉन्ग मार्च से लेकर एक मौका नहीं था, इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। अच्छा आप ये बता दें, ये तो चलेंगे सर, चलें, ये तो चलते ही रहेगा सर, ये तो मामला सब जुडिस भी है, आप कह रहे हैं इस पे जुडिशियल कमीशन भी बन जाए, लेट्स सी हुकूमत क्या रिस्पॉन्ड करती है। कोरम वाला इशू कैसे सेटल होता हुआ नजर आ रहा है आपको? अब तो वहाँ ऑपरेशन भी किया जा रहा है, तो क्या नौयत होगी उसकी? बिकॉज द होल कंट्री इज कंसर्न्ड, और वहाँ पे इंसान बसते हैं जिनके पास खाने के लिए चीजें नहीं है, जिनके पास दर्द के लिए दवा नहीं है। देखिए ये बड़ा अलविया है, बहुत अफसोसनाक बात भी है कि हमने बड़ी कोशिश की, क्योंकि वो सारा ऐसा एरिया है ना कि आबादी वाला एरिया है। वहाँ पे जब ऑपरेशन करते हैं तो बहुत सारे बेगुनाह लोगों को भी तकलीफ पहुंचती है। तो बहुत कोशिश की हमने, और कि हम पुरअमन अंदाज से इस मसले का हल निकालें। हमने कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। आज भी हम अगर ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं और अल-यमीन गंडापुर साहब इस हवाले से कंसर्न शो कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आबादी की वजह से, और कोशिश की कि जो आबादी के लोग हैं उनको या तो वहां से मुंतकिल करें या फिर उनको एतमाद में लें और साथ साथ उनका ताउन हासिल करें, क्योंकि हमारा ऑपरेशन जो है ये उन लोगों के खिलाफ नहीं है जो वहाँ लोकल लोग हैं, बल्कि ये असर के खिलाफ है। तो इसलिए टारगेट ऑपरेशन तो ऑलरेडी शुरू है, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि क्योंकि लोगों को तो तकलीफ है, सारी दुनिया देख रही है, रास्ते बंद हैं। आज भी कल भी हेलीकॉप्टर्स गए हैं, वज़ीर-ए-आला अल-यमीन गंडापुर साहब ने मेडिसिन भी भेजी है, कुछ खुराक का सामान भी भिजवा रहे हैं, लेकिन वो एनफ नहीं है, उसमें मुश्किलात आ रही हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द रास्ता खुले। हमने कोई खुशी से तो बंद नहीं किया है और लोग वहाँ धरना भी दे रहे हैं मंजूरी के उस पे। ये सारी चीजें हैं कि हम रास्ते खोलना चाहते हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पे जो शरपसंद है उनका सफाया करना भी लाजमी हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला जो पिछले दिनों वज़ीर-ए-आला हाउस के अंदर जो मीटिंग हुई उसमें क्लियर कट फैसला हुआ कि ऑपरेशन होगा, किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा इस हवाले से, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अमन और अमान की सूरत बेहतर। तो फिर ये कि आवाम की जो तकलीफ है उस तकलीफ से निकाला जाए, वहाँ पे अशिया खुदनोश पहुंचाई जाए, रास्ते खोल दिए जाए। अब आप देखें कार्रवाई जाती है, उसके ऊपर अटैक हो जाता है, ये हो जाए, तो ये इसलिए अब आबादी के अंदर से ये चीजें निकल गई हैं। अब आबादी पे सबको तो नहीं मार सकते ना सबके खिलाफ ऑपरेशन हो सकता है, तो आबादी के अंदर ऑपरेशन करना सबसे मुश्किल तरीन काम है। और अब चूंकि मजबूरी है, तो मजबूरी के तहत अब ये फैसला कर लिया है अल-यमीन गंडापुर साहब ने कि जो भी होगा, लेकिन अमन अमान कायम करने के लिए हर इकदाम उठाने के लिए हम तैयार हैं। बेसिकली शौकत साहब आप कह रहे हैं बाकी सब कुछ ट्राई कर लिया है, तो अब ये होना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। और हम तो उससे कर सकते हैं बिकॉज ऑनेस्टली जो भी हो रहा हो, जो लोग सफ़र कर रहे हैं ना, जिनका कोई लेना देना नहीं है इस लड़ाई में, और सफ़र कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब पूरी सर्दियां जो हैं, कब से बात जो है ये शुरू हुई है, और रास्ते भी बंद हैं, जो खोलने की कोशिश भी की गई, तो दिस इज़ ह्यूमन ट्रेजेडी में ये चीज़ आ जाती है। अभी हम जरा मौसम की बात करेंगे। अस्तोर के मैदानी इलाके समेत ज़िले भर में वक्फे से भई बर्फ़ पड़ रही है और गुज़श्ता रोज़ से जारी बालाई इलाकों में एक मरतबा फिर इस बर्फ़ की वजह से ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए हैं। सर्दी की शिद्दत के साथ ही मौसमी बीमारियां भी बहुत बढ़ गई हैं और DHQ अस्पतालों के अंदर बहुत मरीजों का रश है। अच्छा जी, वहाँ से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं रफ़ीउल्लाह खान अफरीदी, वो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। ज़िला अस्तोर में गुज़श्ता रोज़ से वक्फे के साथ
हल्की और तेज़ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। यहाँ अस्तूर के जो मैदानी इलाके हैं, शहरी इलाके, ईदगाह है, गुरीकोट है, बुलन है, पतिपोरा है, फीना है, चोंगरा एरिया है, वहाँ पर 2 इंच से 6 इंच के करीब बर्फबारी हो चुकी है। जबकि अस्तूर के जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर 1 फीट से 2 फीट के करीब बर्फबारी हो चुकी है, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर से बलाई इलाकों का जो ज़मीनी राब्ता है वो अस्तूर शहर से मुनक़ता हो चुका है, जिसकी वजह से लोग घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। यहाँ पर जारी बर्फबारी के बायस जारी जो सर्दी की लहर है उसमें भी इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से पहले से परेशानी, मुश्किलात, मसाइल की शिकार जो अस्तूर के अवाम है उनके मसाइल में मज़ीद इजाफा हो चुका है। दूसरी तरफ यहाँ पे शदीद सर्दी और बर्फबारी के बायस DHQ अस्पताल के अंदर भी मरीज़ों का रश है। अस्तूर के दूर आफ्ता एरिया समेत बलाई इलाकों से बड़ी तादाद में यहाँ पे मरीज़ आ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक यहाँ पे नमूनिया, गले की बीमारियों के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला जो मरीज़ हैं, खासकर जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ख़वातीन, उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है और DHQ के अंदर रश बढ़ रहा है। जी यानी बेसिकली चैलेंजेस बहुत हैं और अभी आपको पता ही है रास्ते वगैरह भी बंद हो जाते हैं। इनफैक्ट द सेम थिंग इज़ हैपनिंग वादिया नीलम में भी शदीद बर्फबारी है और रास्ते जो हैं वो बिल्कुल बंद हो गए हैं एंड दैट अफेक्ट्स द पॉपुलेशन। हमें बता रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ख्वाजा फयाज हुसैन। वादी नीलम में तेज की हल्की बारिश, जबकि ग्रेस और सुल्तान वैलीज में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। केलका बट मरकजी शाहराह नीलम का दस्तूर बंद पड़ी हुई है। ग्रेस वैली में सड़कों की बंदिश की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली, इंटरनेट, मौसलात का निजाम दरम बरमद की भी इमदाद न मिलने की वजह से ग्रेस वैली की 3 ख्वातीन जिनको कंधों पर उठाकर अस्पताल लाते हुए जान की बाजी हार गई है। इंसानी जानों के ज़िया पर बुनियादी सहूलतों की अदम फराहमी के खिलाफ शहरियों ने बर्फबारी के बावजूद एहतजाज किया है। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कमिश्नर मुजफ्फराबाद समेत तमाम महकमा जात को इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के अहकाम सादर किए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक वादी नीलम समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी जारी रहने का इम्कान जाहिर किया, जबकि SDMA की तरफ से शहरियों और सियाहों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील की है। मतलब बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है सर्दी देख के और डिफरेंट मौसम होता है एंड ऑल दैट, लेकिन जब ये प्रॉब्लम सामने आती हैं देन यू आर एक्चुअली यू फील ब्लेस्ड कि एटलीस्ट आप वहाँ फंसे नहीं हुए, बिकॉज ये हो जाता है सर्दियों में। बिल्कुल ऐसा। अच्छा जी, एक पीस ट्रूस व्हाटएवर अल्लाह करे कि लॉन्ग लास्टिंग साबित हो। गज़ा में क्वेश्चन मार्क है इस पे। इजराइल हमास जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। हमास की जानिब से 3 यरगमाली ख़वातीन की रिहाई के चंद घंटे बाद इजरायली जेल से 90 फ़लस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया गया है। रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों का मगरबी किनारे पहुँचने पर इस्तकबाल किया गया। हमास का कहना है कि कैदियों का अगला तबादला अगले हफ्ते 25 जनवरी को होगा। इजरायली मीडिया के मुताबिक तबादले में गजा से 4 यरगमाली मजीद रिहा होंगे। जंगबंदी जो है वो शुरू होने पर गजा में खुशी की लहर और शहरियों का सड़कों पर निकलकर जश्न। बेघर फ़लस्तीनी अपने तबाह हाल इलाकों की तरफ लौटने लगे। कैन यू मतलब जिन जिन के घर जहाँ थे इतनी इंसेसेंट बमबारी हुई है कि वो दोबारा मुड़ के वहाँ जा ही नहीं सके, तो अब वो भी उनको मौका मिल रहा है कि जरा जाके ढेर को देखने, मलबे के ढेर को ही देखने। बट दैट द लास्ट टाइम दे वेंट देयर वाज अ ईयर बैक। सोचे ज़रा कि उसके बाद वो अपने ही शहर में दोबारा मुड़ के अगर वहाँ जा रहे हैं। और गजा में मकामी पुलिस तैनात कर दी गई है। जंगबंदी शुरू होने से पहले तक इजरायली फ़ौज की बमबारी जारी रही, जिस तरह हमने आपको बताया भी था। और इतवार की दोपहर तक 25 फ़लस्तीनी मजीद शहीद कर दिए गए थे, यानी बिल्कुल राइट बिफोर द सीज़ फायर आप कह दें। तो एस्केलेशन हो गई थी और उसमें 25 लोग और शहीद। मुल्क भर में सर्दी का क्या है राज। यस, और कश्मीर में बारिश, बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग से कई रास्ते जो हैं वो बंद हो गए। कुछ तो हमने भी आपको दिखाए भी थे। दरियाई नीलम कई मकामात पर जम भी गया है बाय द वे। उसके ऊपर आइस स्केटिंग भी होनी चाहिए। बलूचिस्तान में बर्फानी तूफान आया हुआ था भाई, और वो ऑल्दो थम गया है, लेकिन बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से बाय तो बढ़ गई है। कराची में भी इनफैक्ट सर्दी बढ़ गई है। मतलब इतनी ज्यादा नहीं कि आपको लगे कि बर्फबारी। ये कराची के विजुअल्स नहीं है बाय द वे, ये कराची के नहीं है। स्क्रीन पे डे टाइम तो 24-25 ही रहता है, लेकिन रात में कल नहीं थी, परसों थी ठंड। सो एवरी नाइट इज अ डिफरेंट नाइट। आज सुबह मुझे लग रहा था जरा है ठंड। अच्छा, सरदार सरफराज हमारे साथ हैं, उनसे सबसे पहले तो कराची का ही हाल पूछते हैं, क्योंकि 25-24 इज वेरी नाइस एंड प्लेजेंट। तो सरदार साहब, कराची में कोई इफेक्ट होगा ये जो
मुल्क में इतनी सर्दी बढ़ी हुई है तो क्या हमारे यहाँ भी होगी? सरदार साहब, आपकी आवाज, आपका मेरा ख्याल है माइक म्यूट है। ओके सॉरी। मैं कह रहा था कि अगले 2-3 दिन तो थोड़ी सी कमी आएगी सर्दी में कराची में। जैसे आपने देखा गुज़श्ता 2 दिन से टेम्परेचर थोड़ा सा 2 से 3 डिग्री बढ़ गया हुआ था, सिंगल डिजिट या 10 से ऊपर 12-13। अभी अगले 3-4 दिन यही 12 से 14 की रेंज में रात का टेम्परेचर, दिन का तो वही 25-26। और फिर जो वीकेंड के करीब यानी फ्राइडे, फिर अगला जो वीकेंड, वो 3-4 दिन होंगे, दोबारा सिंगल डिजिट में जा सकता है कराची का टेम्परेचर। इसलिए कि अभी आपने जैसे जिक्र किया बलूचिस्तान में अच्छी बर्फबारी भी हुई है, कुछ इलाकों में बारिश भी अच्छी हुई है, मकरान साइड पे भी और ऊपर कोयटा और गिरदनवाब के एरिया में भी चंद एक जगहों पर बड़ी अच्छी बारिश हुई है बलूचिस्तान में। तो ये वेव अभी तक मौजूद है वहाँ पर, आज भी बारिश होगी उधर कोयटा में भी और गिरदनवाब के एरिया में, चमन जोग और ज़ियारत साइड पे बर्फबारी भी मुतवक्के है। तो ये वेव जब निकलेगी तो जाहिर है अगले 2 दिन इसको लगेंगे, इसमें यहाँ से इसका इन्फ्लुएंस खत्म होने, यानी 21 तक है बलूचिस्तान में थोड़ी बहुत इस तरह से बारिश चलती रहेगी। और फिर ऊपर तो 21 या 22 तक शुमाली इलाका जाते हैं जो आपके केपी और नॉर्थ पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, उन तमाम एरियाज में बारिश भी है और बर्फबारी भी मुतवक्के है। सरदार साहब, तो अभी हम जो ग्लोबल वेदर की जब हम बात करते हैं और हम ये ज़रूर जिक्र करते हैं कि इतना मौसम अब दुनिया में बदल चुका है कि गर्मियाँ बड़ी एक्सट्रीम हैं, सर्दियाँ और भी एक्सट्रीम हो गई। अमेरिका में देखें ब्लिजर्ड्स आ रहे हैं और बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सर्दी है, कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है। पाकिस्तान में भी ये सर्दी नॉर्मल से ज़्यादा सर्दी लग रही है या हमारे यहाँ वैसा ही चल रहा है जिस तरह हमेशा होता है? देखिए दिसंबर तो सर्द रहा, आप अगर उसकी बात करें ना, अगर पिछले साल से आप कंपेयर करें तो 2023 का जो दिसंबर था वो वार्मर देन एवरेज रहा था, फिर जनवरी भी वार्मर देन एवरेज रहा था, जनवरी 2024। अब दिसंबर 2024 खासा सर्द रहा है और कूलर देन एवरेज रहा है। तो इस लिहाज से मतलब ये चेंज होता रहता है सिचुएशन। और अभी जनवरी भी किसी जगह पर नॉर्मल जा रहा है और किसी ज़्यादातर जगहों पर यानी सिंध भर में तो नॉर्मल से कम टेम्परेचर चल रहे हैं जनवरी के, मीन की और मिनिमम की। और इसी तरह से केपी और कोई एक दूसरी रीजन है हमारा, वहाँ पर थोड़ा सा जैसे कहते हैं एवरेज से ऊपर चल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कहीं पर एवरेज के करीब और कहीं पर एवरेज से कम चल रहे हैं जनवरी में भी। तो इस तरह से ओवरऑल देखिए अब फरवरी के एंड तक क्या रहता है सिचुएशन, लेकिन मेरा ख्याल में एवरेज के करीब भी या लेस देन एवरेज या कूलर देन एवरेज साबित होगा विंटर सीजन जब फरवरी के एंड पे आप इसको पूरे सीजन को कंपाइल करेंगे। चलिए शुक्रिया आपका, थैंक यू, शुक्रिया सरदार साहब। सो बेसिकली उसी तरह ही चल रहे हैं जिस तरह चल रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली सर्दियों का मौसम है तो प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट एवरीथिंग। अच्छा जी, अमेरिका में जी क्या हुआ है? टिकटॉक का क्या सीन है भाई? मुख्तसर तातुल आया था, मतलब लोगों ने अपने गुड बाइज कर दिए थे। हाँ, हमें भी बड़े लोगों ने अपने कजन्स और भाइयों ने भेजे स्क्रीनशॉट्स के देखो हमारा टिकटॉक बंद हो गया। हाँ, इवन देन और बंद हो गया और टिकटॉकर्स दैट आई फॉलो और वो उनकी आखिरी अब खबर रसाई एजेंसी के बिना पर नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद पर बंदिश का जो कानून है हफ्ते को नाफिजुल अमल हुआ था। चीनी कंपनी को अमेरिका में टिकटॉक की ज़ेली शाख गैर चीनी खरीदार को बेचने की डेडलाइन खत्म हुई थी। ट्रंप ने वादा किया है कि पाबंदी को मौखर कर लिया गया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेंगे, तो लिहाजा टिकटॉक अब बहाल भी हो गया, इट इज बैक। तो वो लिटरली एक दिन का था विच मेड न्यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड और उसके बाद दे आर बैक ऑन टिकटॉक एज वेल। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी है, मतलब कितनी लाइवली जो है वो अटैच्ड है विद टिकटॉक। आप जितना भी जो भी समझ लें कि बिल्कुल ही टाइम पास है और फजूल है या फिर नेगेटिव असरात होते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी और पीपल मेक टन लोड्स ऑफ, दे डिपेंडेंट ऑन इट टू मेक मनी। हमारे यहाँ भी बाय द वे इस तरह है। के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार आज अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बन रहे हैं और हल्फ बर्दारी की तकरीब आज शाम होगी। वाशिंगटन डीसी में शदीद सर्दी के बायस हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है वो इंडोर मुंतकिल कर दी गई है। वाशिंगटन में दर्जा हरारत -11 तक गिर सकता है और 40 साल बाद अमेरिका के मुंतखब सदर की तकरीब इंडोर मुनक़द हुई है। और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन कर रहे हैं जी? अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख साहब और बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान की कई शख्सियात और पाकिस्तानी अमेरिकन भी इसमें मौजूद होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद दुनिया में कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ तो ज़रूर आएंगी। एक गैर रवायती सियासतदान होने के साथ साथ अपनी आखिरी मुद्दत को भी जहन में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप कई गैर मामूली इक़दाम भी करेंगे और इसका इशारा तो
पहले ही वो टीम देते सिलेक्शन रहे से ही हैं। एक्चुअली और टीम सिलेक्शन से भी अंदाजा जरूर हो जाता है कि उनकी पॉलिसी क्या होने वाली है, उनके बयानात से भी अंदाजा होता है। तासुर ये है कि अपने दीगर इत्तेहादियों की तरह अमरीका इस बार भी पाकिस्तान को ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में डील कर सकता है और इसके लिए पाकिस्तान को भी अपनी तौर पर तैयारी रखनी होगी। और तहरीक इंसाफ ऑल्दो ये दावा कर रही है कि ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत पर भरपूर दबाव डालेंगे। ट्रंप के नामजद मुशीर रिचर्ड ग्रेनेल इमरान खान की रिहाई के लिए कई बार ट्वीट्स भी कर चुके हैं और ट्रंप के अमरीकी सदर बनने से दुनिया में जारी जंगों के बारे में भी बड़ी तब्दीली मुतवक्के है। और ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम में वाज़े तौर पर कहा था कि वो होते तो यूक्रेन और गज़ा जंगें जो हैं वो शुरू ही ना होती। ये उन्होंने काफ़ी बार रिपीट किया था और सच तो ये है कि वो अभी आए नहीं और एक पीस डील जो है, ट्रूस कह लें, सीज़ फायर के, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, जो लगता नहीं था कि वो होगी बिटवीन गज़ा एंड इजराइल, लेकिन वो हो गई। ज़रा इस पे बात करेंगे, मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे ट्रंप का दौर ये कैसा होगा और बाकियों पे क्या, बाकी दुनिया के लिए कैसा होगा, उस पर ज़रा बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मिनहास मजीद साहिबा जो एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, आज अमेरिका का नया सदर आ जाएगा और ऑल्दो नए तो नहीं है, अमेरिका की सदारत के लिए अमेरिका ही नहीं दुनिया में आपको पता है एक बड़ी तब्दीली इनसे जोड़ी जा रही है। आपको लगता है कि ट्रंप के आने के बाद रेडिकल तब्दीलियां नजर आएंगी अमेरिका और दुनिया में? मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगी, लेकिन वही बात आ जाती है कि चूंकि ये दूसरा टर्म है तो ज़्यादातर पॉलिसी प्रेसिडेंट ट्रंप की वही रहेगी जो पिछले दौरे हुकूमत में थी। हाँ, चैलेंजेस अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं जब हम मिडल ईस्ट की सूरत हाल को देखते हैं या हम साउथ ईस्ट एशिया की तरफ देखते हैं, इसी तरह साउथ वेस्ट एशिया है जिसमें ईरान बहुत अहमियत रखता है, इसी तरह साउथ एशिया में पाकिस्तान की काफ़ी अहमियत है। तो चेंजेस होंगी भी और कुछ जो उनकी पॉलिसीज़ पिछली मर्तबा रही हैं उनमें वो बरकरार उसी तरह रहेंगी। लेकिन ये है कि इसमें फिर हम एक शख्सियत को नहीं देखेंगे बल्कि पार्टी पॉलिटिक्स को भी देखेंगे कि जो रिपब्लिकन पार्टी है उनकी जो पॉलिसी रही है थ्रू आउट, उसको हमने देखना है कि उसको ट्रंप कैसे लेके चलते हैं। वो तो खैर सब कुछ जो है वो सामने आ जाएगा। डॉक्टर मिनहास, ये बताएं कि अमेरिका में कोई दूसरी दफ़ा सदर बने तो एक तासुर ये होता है कि अब वो तजुर्बेकार स्टेट्समैन जो है वो बन के आएगा, मेजॉरिटी दिखाएगा। दूसरा तासुर ये है कि अब इसे इलेक्शन नहीं लड़ना तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ट्रंप से मुतालिक हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? मेरा ख्याल नहीं है कि अमेरिका में इस हद तक कोई इनफरादी तौर पे मेजर चेंजेस आ सकती हैं सदर की, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग जो है और ख़ासकर फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की, उसके लिए कांग्रेस बहुत अहम है। दोनों हाउसेस जो हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं और मेरा ख्याल नहीं है कि ट्रंप इस दफ़ा कोई ऐसी गलती करेंगे कि जिससे या रिपब्लिकन पार्टी के जो जितने भी मेजर वो हैं सरबराहान हैं या लीडर्स हैं वो उनको ऐसा करने देंगे कि गलतियां करें कि जी इसके बाद इन्होंने नहीं आना, तो इसके इम्कानात बहुत कम हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के लिए अमेरिका में तब्दीली हमेशा ही अहम होती है और अब भी ज़ाहिर है कोई बड़े दोस्ताना ताल्लुकात तो नहीं है, लेकिन ट्रंप का मतलब तो ये भी हो सकता है कि अब जो बात होगी वो दो टोक होगी और ताल्लुकात और ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। वाइट हाउस पाकिस्तान को एक ज़्यादा डायरेक्ट अंदाज में डील करेगा या आपको क्या लगता है किस तरह की चेंजेस आएंगी पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में? मैं जी इससे इत्तफाक करती भी हूँ और इससे इत्तफाक नहीं करना भी चाहूँगी, क्योंकि पाकिस्तान की इस खित्ते में बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर आपने ख्याल किया हो कि जब जब अमेरिका को ज़रूरत पड़ी है पाकिस्तान की, तो उन्होंने बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज करके हमारे साथ इत्तेहाद में रहे हैं या हम उनके इत्तेहादी रहे हैं, लेकिन जब भी हमारी ज़रूरत उन्हें
महसूस नहीं होती तो उनके सैंक्शंस शुरू हो जाते हैं या एतराज़ात शुरू हो जाते हैं, बहुत से इश्यूज़ पे वो बात करते हैं। तो इस सिलसिले में मेरे ख्याल में हमें अपनी पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी की हिकमत अमली को इस अंदाज में हिकमत अमली करनी चाहिए कि हमें सिर्फ अमेरिका की तरफ ना देखना पड़े। काश हम इसी तरह ही हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी बने। डॉक्टर मिन्हास मजीद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जल्दी से एक और पर्सपेक्टिव लेना चाहेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली के प्रोफेसर नईम ज़फ़र हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, अमेरिका में इक़्तिदार की मुंतकली एक मामूल का अमल ही होता है, लेकिन इस बार गैर मामूली इसलिए समझा जा रहा है कि आने वाले सदर जो हैं ट्रंप, वो पहले से ही ऐसा बहुत कुछ कह रहे हैं जो कि शायद अमेरिका की रियासती पॉलिसी नहीं रही। आपको भी कुछ ऐसा लग रहा है? हाँ, बिल्कुल देख रहे हैं। ये बिल्कुल नया सदर और नए अंदाज में आए हैं। देखें ना, पहले जो इतने सदर थे अमेरिका के, उनकी फिलॉसफी होती थी कि किस तरह का मुल्क, किस तरह का दुनिया में क्या आइडियलिज्म है, टू स्प्रेड डेमोक्रेसी को स्प्रेड करना है या ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करना है, और लोगों को चैलेंज करते थे कि भाई आप ये नहीं कर रहे सही। ये सदर का अंदाज बहुत मुख्तलिफ है। ये सदर है ट्रांजैक्शनल। जैसे बिजनेसमैन देखते हैं ना कि यहाँ मुझे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या मैं ये पार्टनरशिप करूँ, ये इनसे बिजनेस करूँ या ना करूँ। तो इसकी अप्रोच बिल्कुल वो ट्रांजैक्शनल अप्रोच है कि हमारा क्या फ़ायदा है, अमेरिका का क्या फ़ायदा है। So this is very different. It's not a philosophical lead, it's a transactional lead. And उसकी प्लस भी है, माइनस भी है, लेकिन इसे डिफरेंट अप्रोच है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बड़ा बुनियादी सवाल ये भी पूछना चाह रहे हैं हम कि सदर ट्रंप और उनकी टीम जिस कदर जारहाना नज़र आ रही है, इस वक्त उसकी ज़रूरत क्या महसूस होती है आपको, और क्या अमेरिका के हालात ये डिमांड कर रहे हैं या ये बस हैं ही ऐसे, या पर्सनल ख्वाहिशात? हाँ, ये इसको समझ लें कि इनके जो ज़्यादा ख्वाहिश हैं, क्योंकि वो चाहते हैं अपने आप को असर्ट करें और उसका लैंडस्केप चेंज कर दें। जैसे ना अमेरिका ने पहले कितने 30-40 साल से हर जगह में उन्होंने दे हैड इन्फ्लुएंस ग्लोबली। मैनी ट्रेड डील्स वर डन जो कि नॉट नेसेसरली अमेरिका का फायदा नहीं था उसमें। ये लोग देख रहे हैं अपने ट्रांजैक्शनल लेंस के साथ कि हमारा क्या फायदा है। तो उसका अंदाज जो है कि अपने धमकियां दे के उनको दे स्टेप अप देयर गेम। इट्स अ डिफरेंट अप्रोच। ये अप्रोच पहले अमेरिका ने नहीं ली थी काफी अरसे तक, और ली थी तो जरा आराम से खामोशी से कहते थे। ये जरा आपका अंदाज ऐसा है कि वो ओपनली कह रहा है, ओपनली धमके दे रहा है। तो अमेरिका धमकियां तो देता था लेकिन छुप के देता था, अब ये खुल के दे रहा है। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये भी बताइएगा कि सबसे पहली चीज़ जो दुनिया देखेगी, एटलीस्ट जिस चीज़ पे एक जज या गेज किया जा सकता है, वो है ट्रंप का इजराइल हमास अमन डील पर रवैया। तो क्या ये उम्मीद रखनी चाहिए कि बाइडेन के दौर की इस डील को ट्रंप भी पूरी तरह ऑनर करेंगे, निभाएंगे? जहां तक गाजा का ताल्लुक है, ये निभाएंगे, बिकॉज ये भी इन्वॉल्व रहे हैं इसको फाइनलाइज करने के लिए। उस ट्रंप ने अपना जो एनवॉय बनाया था इसराइल का, वो गया हुआ था, वो बाइडेन के लोगों के साथ मिल के वो काम कर रहा था। तो मेरा नहीं ख्याल कि गाजा में वो मजीद देगा। उसने पहले धमकी दे चुका था कि अगर ये डील ना हुई और जो हॉस्टेजेस उनको निकाला गया तो बड़ा ही आज़ाम आ जाएगा आपको। तो वो तो उन्होंने एग्रीमेंट के साथ, ट्रंप के आने से पहले उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है कि सीज फायर हो रहा है और हॉस्टेज निकल रहे हैं। तो उसके मेरा नहीं ख्याल कि गाजा में ट्रंप को मजीद चेंज करेगा। ट्रंप का ये होगा कि जब गाजा को रीबिल्ड करना पड़ेगा तो कौन रीबिल्ड करेगा? चाइना रीबिल्ड करेगा कि अमेरिका करेगा? ये कौन करेगा? उसमें पैसे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते अमेरिका के? तो उसका अंदाज होगा ट्रांजैक्शनल। ज्यादा उसका फोकस होगा चाइना पे, यूक्रेन पे। गाजा उसके ख्याल में तो काम हो गया है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नईम ज़फ़र फॉर गिविंग योर ओपिनियन।